आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टैम और सैम पे बेस्ड हैं, जैसा कि हमने पहले भी लिख दिया है कमेंट में। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ें इसमें। सैम इज एन इंस्ट्रूमेंट, शुरुआत के क्वेश्चन सैम पे हैं, उसके बाद टैम पे हैं। सैम इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इमेजिंग surfaces at atomic level। ये सिंपल सा जो बेस है, बेसिक सेंटेंस है, वो मैंने लिखा हुआ है। सैम इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इमेजिंग surfaces at atomic level। जो हमारे सैंपल्स होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, मटेरियल्स को करेक्टराइज करने के लिए उसका एक सैंपल लेते हैं और सैंपल को हम करेक्टराइज करते हैं। सैंपल की सरफेस को करेक्टराइज किया जाता है सैम के द्वारा। ये बात लिखी है, सैम इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इमेजिंग सरफेसेस एट एटॉमिक लेवल। विच वन ऑफ द बिलो फैक्ट्स रिलेटेड टू इट इज करेक्ट? कौन सा सही है? पहली ऑप्शन में लिखा है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल कंडीशनिंग। आपको मैंने सैम का एक वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। हमने वो मैटर और कुछ मैटर जो हमने आपको जो फोटोकॉपी दिया था उन सबसे मिला के फ्रेम करे हैं क्वेश्चन। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, तो पहली बात है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी, इट हैज 0.1 m lateral and 0.01 nm depth resolution to be considered as good resolution। ये बात भी आपके सामने हम कुछ वीडियो लेक्चर में रख चुके हैं, ये भी सही है। तीसरी बात है ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब विद इलेक्ट्रोड्स इज यूज्ड इन इट। ये बात भी सही है। जब हम उसका कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, उसकी वर्किंग देख रहे थे, तो ये बात भी सैम से संबंधित सही बात है। फिर हमने फोर्थ में लिखा ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ दी बिलो, विच वन है तीनों सही, तीनों को इंक्लूड कर दिया है डी में, इसलिए ऑल ऑफ दीज। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, स्कैनिंग टिप इज यूज्ड इन सैम इज मेड अप ऑफ। किससे बनी होती है जो स्कैनिंग टिप उसमें यूज की जाती है? गोल्ड की बनी होती है, या प्लेटिनम की बनी होती है, या टंगस्टन या प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की बनी होती है? ऑल ऑफ दीज। ये इसमें ऑल ऑफ दीज सही नहीं है। गोल्ड की भी नहीं बनती, प्लेटिनम की भी नहीं बनती है, या तो टंगस्टन की टिप बनती है या प्लेटिनम इरिडियम की बनती है। जस्ट आपको ध्यान देना है, ये बातें बहुत जरूरी हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, स्कैनिंग टिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सैम। ये भी आप पढ़ चुके हैं। एज टनलिंग करेंट इज कैरिड बाय। इसमें टनलिंग करंट किसके द्वारा कैरी की जाती है? पहली चीज, द सैंपल यूज्ड, या डिस्टेंस कंट्रोल यूनिट के द्वारा, या फिर पर्टिकुलर एटम ऑफ द स्कैनिंग टिप। आपने पढ़ा है कि एक सिंगल एटम टिप पे होता है, टंगस्टन का या प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का। नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा है जैसा कि है, इसको रटना है, समझाना क्या है। ए पर्टिकुलर एटम, इसका सी आंसर सही है। ए पर्टिकुलर एटम ऑफ द स्कैनिंग टिप, ये इसका सही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया। 4 में देखते हैं कि जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें डैम्पिंग हमको करानी पड़ती है ताकि वाइब्रेशन जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ना हो। डैम्पिंग इन सैम इज अचीव्ड बाय, किससे अचीव किया जाती है डैम्पिंग? न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा यूज करके, या स्प्रिंग सिस्टम यूज करके, या ईडी करेंट्स
सिस्टम यूज करके या ऑल ऑफ दीज। आपने पढ़ा है कि इन तीनों का ही यूज किया जाता है डैम्पिंग प्रोवाइड कराने के लिए सैम ने। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू सैम इज इनकरेक्ट। सैम से संबंधित कौन सा जो है गलत फैक्ट है वो हमें इसमें से छांटना है। वेरी एक्सपेंसिव, आपने पढ़ते समय पढ़ा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत सस्ता में नहीं तैयार हो पाता है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस यूज़ की जाती है। वेरी इजी टू ऑपरेट दूसरा लिखा है। सिंगल एटम टिप, सिंगल एटम टिप बिल्कुल सही है। नीड वेरी क्लीन सरफेसेस, सरफेस बहुत क्लीन होनी चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। एंड एक्सीलेंट वाइब्रेशन कंट्रोल होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ जो है गलत है। इसमें हमें कौन सी चीज़ जो है करनी है 5 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू सैम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है वेरी इजी टू ऑपरेट, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है। इसके लिए जो ऑपरेट करता है उसको विशेष ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रॉपरली हैंडल कर पाता है। क्योंकि टिप का जो मोशन होता है, चाहे वो ये वाला मोशन हो चाहे अप एंड डाउन वाला मोशन है, उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो गलत बात लिखी है वेरी इजी टू ऑपरेट, ये वेरी इजी टू ऑपरेट नहीं होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच इज द करेक्ट अबाउट एसईएम। कौन सी बात जो है करेक्ट है। पहली चीज है वर्सेटाइल होता है ये। कैन बी यूज्ड इन अल्ट्रा वैक्यूम एयर वाटर अदर लिक्विड्स एंड गैस। क्या सैम वर्सेटाइल होता है? सही बात है, वर्सेटाइल होता है। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और छोटा छोटा लिखने के चक्कर में। और दूसरा है कि ये अल्ट्रा वैक्यूम में भी यूज किया जा सकता है, एयर एटमॉस्फेयर में भी यूज किया जा सकता है, वाटर अगर है उसमें भी यूज किया जा सकता है, किसी दूसरे लिक्विड में भी यूज किया जा सकता है, गैस में भी यूज करा जा सकता है। ये बात भी सही है। तीसरी बात, इट गिव्स ए 3D प्रोफाइल ऑफ द सैंपल सरफेस। ये 3D प्रोफाइल सैंपल सरफेस की भी देता है, ये भी सही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। विच इज करेक्ट? All the 3 options A, B, C are correct. Therefore, option D is correct, which is written as all of these. फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सैम इज, एक कांस्टेंट करंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट हाइट। C बोथ A and B आपने पढ़ाई है। जब उसका वर्किंग आप पढ़ रहे थे कैसे ऑपरेट करते हैं। 2 मोड्स में यूज किया जाता है। एक कांस्टेंट करंट मोड होता है और दूसरा जो है कांस्टेंट हाइट मोड होता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो बोथ ए एंड बी, ये आपको छोटी छोटी जानकारियां रखनी होंगी अपने माइंड में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन टैम द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सोर्स सच एज इलेक्ट्रॉन गन इंटर्स द सैंपल। माने टैम में इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकल के, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन गन भी होता है, इंटर द सैंपल आर, क्या रिफ्लेक्ट होते हैं। आर रिफ्लेक्टेड पहले में, दूसरे में रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, तीसरे में स्कैटर्ड एज दे पास थ्रू इट। हमने शॉर्ट में लिखने के लिए जगह ना भरे, इसलिए हमने लिख दिया है। इसको सही ढंग से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, तो इस ढंग से पढ़ेंगे। इन टैम द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सोर्स such as electron gun enters the sample are reflected as they pass through it। माने सैंपल से जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा बी में डिफ्रैक्टेड as they pass through it, सी में scattered as they pass through it, none of these। इसका सही आंसर है स्कैटरिंग प्रोसेस इसमें होती है, scattered as they pass through it। ना आपको रिफ्लेक्टेड ना आपको डिफ्रैक्टेड करना है।
साथ साथ मिटाते चलते हैं ताकि जगह हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 9, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अब पढ़ते हैं हम लोग। 9 में वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम इन टैम। अब हम टैम पे आ गए हैं, टैम के बारे में कर रहे हैं। तो जो वेवलेंथ होती है लैम्डा की इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम की, वो कौन सी होती है? 338.8 nm अपॉन √e, या लैम्डा इक्वल टू 3.88 अपॉन √e nm, या 0.388 nm अपॉन √e, या 0.0388 nm अपॉन √e अपॉन e nm। तो इसका सही आंसर है डी, 0.0388 nm अपॉन √e। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ लैम्डा निकलती है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये फॉर्मूले से फाइनली जो है फाइनल फॉर्म में आया है, वो इस क्वेश्चन में सामने आपके रखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बहुत और सारी बेसिक चीजें इंक्लूड करी हैं टाइम से संबंधित। विद कंपेरेबल एनर्जी और वेवलेंथ, माने एनर्जी उसकी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, अगर हम कंपेयर करें दूसरी चीजों से, किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है या इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी है, अगर हम इंटरेक्शन से संबंधित बात देखना चाहें तो इंटरेक्ट मच मोर विद मैटर देन इन टाइम, ध्यान रखिए, विद कंपेरेबल एनर्जी और वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट मच मोर विद मैटर देन। किससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की बीम? अगर हम एक्सरेज यूज करें तो उसके तुलना में क्या इलेक्ट्रॉन बीम ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, ये देखना है, या न्यूट्रॉन बीम जाती है हम कंसीडर करें तो उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, या बोथ ए एंड बी। और डी में लिखते हैं नाइदर ए और नॉर बी। ये आप जान लीजिए, इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब ये है एक्सरेज की एनर्जी से कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी की, तो इस मैटर से, मटेरियल से, मैटर सरफेस से, सैंपल सरफेस से या स्पेसिमेन सरफेस से ज़्यादा इंटरेक्शंस इलेक्ट्रॉन्स का होता है एक्सरे की तुलना में, या न्यूट्रॉन की भी तुलना में यही होता है, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन टैम द ब्राइट फील्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड एट दी। जो ब्राइट फील्ड इमेज होती है टैम में, वो कहाँ बनती है, कहाँ ऑब्टेन की जा सकती है? डिटेक्टर, या व्यूइंग स्क्रीन पे, या बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। या तो डिटेक्टर पे आप डिटेक्ट कर लीजिए, या व्यूइंग स्क्रीन पे आप देख लीजिए, दोनों ही संभव होती है, दोनों अरेंजमेंट प्रोवाइड होते हैं टैम में, ये देखने की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कब बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं? बाय यूजिंग, क्या यूज करें? फिल्म थिकनेस ज़्यादा हो मीन फ्री पाथ से, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है फिल्म थिकनेस इज मोर देन मीन फ्री पाथ, सेकेंड में लिखा है फिल्म थिकनेस इज लेस देन मीन फ्री पाथ, या तीसरे में लिखा है फिल्म थिकनेस इज कंपेरेबल विद मीन फ्री पाथ, यानी कि आपस में लगभग बराबर हैं, अबाउट इक्वल ऑफ थिकनेस, नन ऑफ दीज। तो जो बेस्ट रिजल्ट है, इसका जो सिद्धांत है जिसको बनाया जाता है, उसमें फिल्म थिकनेस
मीन फ्री पाथ के कंपेरेबल होने पे ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, ये आपने देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 से हमें 2-3 क्वेश्चन लिखने हैं और वीडियो हम कंक्लूड करेंगे। इसमें टाइम बचता है ज़्यादा लिखने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13 बहुत पहले सिंपल सा ले लेते हैं। आपने टैम को भी पढ़ लिया, सैम को भी पढ़ लिया, तो हम 13 क्वेश्चन लेते हैं। पिक द करेक्ट, बहुत छोटा सा हमने इंस्ट्रक्शन दिया, पिक द करेक्ट। ए, in case of 10, the electrons travel from left to right। बी में लिखा है in case of SAM the electrons travel from right to left। सी में both A and B are correct, both A and B are correct। neither A, D में neither A nor B is correct। मैं आपको बता दूं, जो बेसिक डिफरेंस टैम और सैम में, एकदम बेसिक डिफरेंस वो यही है कि टैम में इलेक्ट्रॉन्स जो है लेफ्ट टू राइट और सैम में राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, बी ऑप्शन भी सही लिखा है। इसका मतलब है ए और बी दोनों सही है। और इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जब दो सही है, ये इसका मतलब ही नहीं है कि इनकरेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है टैम और सैम का, कि एक में अगर यूँ चलते हैं तो दूसरे वाले में यूँ चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। टैम में लेफ्ट टू राइट, सैम में राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Question number 14. Which one of the following facts related to 10, ये 10 से related है, related to 10 is wrong। हमें गलत को पहचानना। ए, thick specimen can be better studied, हम अध्ययन ही तो करते हैं, studied by detecting transmitted electrons। बी में thick films
और स्पेसिमेन दोनों बातें हैं, इसको ऐसे यूज कर लेते हैं। कैन बी बेटर स्टडीड बाय डिटेक्टिंग बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बस डिटेक्टिंग तक वही है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सी में लिखा है इन थिक फिल्म्स multiple scattering events dominate करते हैं and make the interpretation difficult and make the interpretation difficult due to blurred images. डी में लिखा है नन ऑफ दीज का मतलब सारे ही करेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि थिक फिल्म के बजाय थिन फिल्म लेना बेटर होता है, ये आप जान गए हैं 10 सैम दोनों पढ़ के। लेकिन अगर थिक फिल्म होती है तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ये सी ऑप्शन में लिखा है, बिल्कुल सही बात लिखी है। इन थिक फिल्म्स मल्टीपल स्कैटरिंग इवेंट्स डोमिनेट, मल्टीपल स्कैटरिंग इवेंट्स उसमें हो जाते हैं और मेक द इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट। इंटरप्रिटेशन हो सकता है लेकिन डिफिकल्टी आती है उसको इंटरप्रेट करने में ड्यू टू ब्लर्ड इमेजेस, उसकी ब्लर्ड इमेजेस आती हैं, बहुत टाइम लगता है उसको इंटरप्रिटेशन में। दूसरी चीज़ है, अगर थिक फिल्म मजबूरी है एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, तो क्या करते हैं कि ट्रांसमिटेड बीम का अगर हमें करना है तो थिन फिल्म को यूज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इमेज हम इकट्ठी करते हैं और हम उसको स्टडी कर लेते हैं थिक फिल्म की सरफेसेस को। तो ये भी बात भी सही लिखी है कि थिन फिल्म में बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं बीम को एनालाइज करने के लिए। और थिक फिल्म में क्या प्रॉब्लम होती है, ये बात इस सेंटेंस में लिखी है, ये बात गलत लिखी है कि थिक फिल्म स्पेसिमेन कैन बी बेटर स्टडीड बाय दी डिटेक्टिंग ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन बीम को अगर हम स्टडी करना चाहें तो ये थिक स्पेसिमेन बेटर स्टडी नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन ए इज टू बी द बेस्ट आंसर। रॉन्ग आंसर हमको करना है तो रॉन्ग आंसर ही ये है, ए ऑप्शन को हमें टिक करना होगा या पिक करना होगा। अब हमको क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which is true about STEM? मैं समझता हूं अब स्टेम के क्वेश्चंस आ गए हैं। स्टेम और AFM के लिए हम नेक्स्ट वीडियो यूज कर लेंगे। मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूं। मैं भाषा जो भी हमने सेलेक्ट करी है, इस बहाने आपका एक बार वीडियो देखने के बाद या नोट्स पढ़ने के बाद, एक बार क्वेश्चंस को देखने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी
और आपको वहाँ एग्ज़ाम में सही तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को डील करने का अनुभव हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे माइंड एक काम करें, जो भी हमको बेस्ट पॉसिबल लगा उस हिसाब से हमने क्वेश्चंस फ्रेम करके आपके सामने रखे। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।